Hello everyone, hope you all are doing great. This is एडवोकेट विद्युत हवाई राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच। आज मैं आप सभी के साथ बहुत अच्छा एक टॉपिक है वह शेयर करने वाली हूँ, दैट इज लॉ क्लर्क के बारे में। यहाँ पे बहुत सारी बार एक क्वेश्चन आता है कि हमें लॉ क्लर्क की तैयारी करनी है, हम कैसे करें, हम लॉ क्लर्क कैसे बन सकते हैं। स्पेशली अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लॉ क्लर्क बनना है, हमारे पास फ्रेशर की, हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, एलएलबी की हमारे पास डिग्री है, ठीक है, तो हम वहाँ की जो जॉब है वह कैसे प्राप्त करें। तो एक अच्छा टॉपिक था जो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ, इसके बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पर अगर आप लॉ क्लर्क बनने वाले हो या अगर आप चाहते हो कि आप लॉ क्लर्क बनो तो आपको यहाँ पे क्या करना है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या अभी अगर मैं लॉ क्लर्क बनता हूँ या उसकी मैं तैयारी करता हूँ तो क्या जो 3 ईयर जुडिशरी का जो एक रूल है, क्या उसके बाद में मैं अपना सिविल जज एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप जो है लीगल डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर ही काम कर रहे हैं, जजेस के साथ ही आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो प्रैक्टिस है, 3 साल की जो प्रैक्टिस है वह काउंट होगी। तो अगर आप एज एन लॉ क्लर्क भी अपना भविष्य में अगर आप चाहते हैं कि वह बने तब भी आ सकते हैं, और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहती है तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आपको सिविल जज की तैयारी करनी तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का रहता है तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की है तो परमानेंट नहीं है तो आपका फायदा नहीं होगा। आप इतनी तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 साल की तैयारी जो है जॉब मिलती है। तो इसमें ऐसा है कि 1 या 2 साल की जो जॉब मिलती है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में रहती है। लेकिन क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर आप अपना CV डालते हैं, अगर आप रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे भी अपना डिजायरेबल या CV मांगा जाता है और ये मांगा जाता है कि भाई आपके पास में पास्ट एक्सपीरियंस क्या है आपका, आपने क्या कहाँ पे काम किया है। तो सोचिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर आपने काम किया है और अब जो है आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एकदम से सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मीन्स कि किसी भी डिपार्टमेंट में आपको 1 या 2 साल अगर होता है, लेकिन आप बाकी जगह पे आपको जो है अच्छा मौका मिलता है, अच्छी सैलरी आपको मिलती है, और हो सकता है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के अलावा आपको परमानेंट जॉब भी यहाँ पे मिल सकता है। तो खैर बात कर लेते हैं सबसे पहले हाउ टू बिकम लॉ क्लर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर LLB स्टूडेंट्स के लिए ये है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर कोई LLB स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये रहने वाला है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉ क्लर्क की बात करेंगे। तो इनका वर्क क्या रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रहते हैं उनके अंडर इनका काम रहता है। कोई भी एक ऑनरेबल जज के अंडर इनका काम रहता है जो इनको जहाँ पर उन्हीं के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अब है कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी है या जो ये नौकरी है इसके बारे में जो मैं बता रही हूँ, इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो देखिए जो भी डिपार्टमेंट होता है, जो भी बोलते हैं ना कंसर्न अथॉरिटी होती है, उसी की वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ जाके हमें ये जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में जानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। हर साल इसके एग्जामिनेशंस होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस का रहता है तो एवरी ईयर यहाँ पर होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं कि अब क्योंकि इसके एग्ज़ाम के बारे में कि भाई इसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो क्योंकि 2 तरीके के एग्ज़ाम यहाँ पे होते हैं, ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे करना होगा और सब्जेक्टिव यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे MCQs पूछे जाएंगे, 100 MCQs रहेंगे, 3 आवर्स के। यहाँ पर आपको एक पेपर दे दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना रहता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको मिलेगी। दूसरी तरफ आपको सब्जेक्टिव पेपर रहता है, सेम डे ही रहता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव जो पेपर रहता है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो IPC CRPC ये सब आपको दे दिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा आपके सामने। सब्जेक्टिव में चीज़ें चेंज हो जाएगी। सब्जेक्टिव में अब आपको जिस पोस्ट पे जाना है उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे आपकी जो है नॉलेज है आपका लिया जाएगा। वह कैसे कि रिसर्च मेमो आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक केस दे देंगे, उसकी ब्रीफ आपको करना है, उसमें क्या है कैसा है इसके रिगार्डिंग। हाँ, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इसके जो पेपर्स होते हैं उसको भी आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी अगर आप पुराने पेपर्स इनके देखते हैं तब वहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो बाकी यही है, स्पेशली SLP को लेके जो
पिटीशन होती है एक, उसको लेकर भी आपसे यहाँ पे जो मेमो है, ड्राफ्ट है, पिटीशन है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी सब्जेक्टिव पेपर में। तो ये सब आपको यहाँ पे बनाने होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर मेरिट लिस्ट होती है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इंटरव्यू कॉल होता है। और इंटरव्यू कौन लेते हैं, तो इंटरव्यू यही के ऑनरेबल जजेस के द्वारा लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल जजेस जो रहते हैं वही यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आपको किस ऑनरेबल जज के अंडर यहाँ पे वर्क करना है। तो यहाँ पर अगर आप अपना जो नाम है वह देते हैं कि हाँ मुझे इनके अंडर वर्क करना है या ऐसा ऐसा है, तो यहाँ पर यह भी एक प्रोसेस होता है। और उसके बाद में जो आगे का प्रोसेस होता है कि भाई वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो आपके सेलेक्टेड रहते हैं कि भाई हमें उनके अंडर जाना है, तो वहाँ उनके ऑफिस से भी आपके लिए काफ़ी रहेगा कि आपको सेलेक्ट कैसे करना है, टॉप 4 में कैसे आना है, क्योंकि हर एक ऑनरेबल जज के पास एटलीस्ट 4 लीगल रिसर्चर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसा रहता ही है, ठीक है। तो पेपर नंबर 2 का जैसे मैंने बताया ही है, पेपर 1 तो MCQs आएंगे, सेम डे होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। जजमेंट राइटिंग की आप बुक्स पढ़ सकते हैं, इसके लिए बेटर रहेगा क्योंकि उसमें मेमो है, ड्राफ्टिंग है, पिटीशन है, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। अब क्वेश्चन है कि भाई क्योंकि LLB जो डिग्रीधारी होते हैं उनके लिए पेपर ये एग्जामिनेशन सब उनके लिए होती है मेनली। तो क्या एकदम फ्रेश LLB वाले ये सब दे सकते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि भाई आपने अपना लीगली आपने इंटर्नशिप, अगर आपने लास्ट फाइनल ईयर से अगर आपने इंटर्नशिप स्टार्ट करी है, तो अगर आपने अच्छे से वर्क किया यहाँ पे तो आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। बट अगर आप मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो मेरा ओपिनियन में ये है कि आप कम से कम 1 साल इंटर्नशिप जरूर कीजिए। 1 साल अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह से यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है, कितना टाइम आपको लगता है, एक जो पूरा सिटिंग आपका रहता है, क्योंकि एक बार आप नौकरी लग जाते हैं उसके बाद में आपको सिटिंग देनी पड़ती है कि 10:30 अगर कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो बिफोर 10:30 आपको बैठना होता है, और 4:30 कोर्ट ऑफ होता है, तो 4:30 के बाद आपका जो है यहाँ पे कोर्ट छूटेगा। अब उसके बाद भी आपको जो ब्रीफ है ऑफिस में जाके देना होता है, और अगर वहाँ पर भी जजेस की जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर भी आपको ब्रीफिंग देनी होती है। तो टोटली एक लंबा प्रोसेस होता है, टाइम होता है। तो उसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एकदम से आप कॉलेज लाइफ से निकल के एकदम से आप इसमें जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेडेक आपको लगेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, देखिए बाकी आपका कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप मेरी मानते हैं तो आप 1 साल या 6 महीने तो कम से कम इंटर्नशिप को एटलीस्ट दीजिए, उसके बाद आप लॉ क्लर्क के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा और जान लेते हैं। वीडियो में हम आगे जानेंगे कि इसकी सैलरी कितनी होती है, यहाँ पर कंपटीशन कितना होता है, इसकी तैयारी कैसे करें, और साथ ही यहाँ के डेली रूटीन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो सैलरी की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की रहती है। 80,000 पर मंथ आपको पहली साल दिया जाता है। दूसरी साल यहाँ पर आपको 90,000 आपकी जो सैलरी है वह कर दी जाएगी। और यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस अगर 1 साल का है तो क्या आप 1 साल के बाद में आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो देखिए आपके काम पे डिपेंड करता है। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको 1 साल का और जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया जाएगा। और इसके बाद में भी आपको जजेस की विवेक पर निर्भर करता है। अगर आपका काम जो है जजेस को पसंद आ रहा है तो आपका यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वह बढ़ जाएगा, और आपकी जो सैलरी है वह 90,000 पर मंथ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और पेपर के बारे में मैंने आपको बताया ही है। और देखिए ऐसा है कि और क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई अगर हम इसमें सेलेक्ट हो ही जाते हैं तो हमें इंटरव्यू देना होता है, तो इंटरव्यू में यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू में देखिए सबसे पहले तो हमें किसी भी एग्जामिनेशन के इंटरव्यू में ये देखना है कि हम किस चीज़ का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्योंकि हमने यहाँ पे लॉ क्लर्क का एग्ज़ाम दिया है, अब लॉ क्लर्क के एग्जामिनेशंस में हमसे क्या पूछा जाएगा। अब हमें जुडिशरी वाला इंटरव्यू यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, लीगल ऑफिसर वाला इंटरव्यू हमसे यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। हमारा काम क्या है, हमारा काम है लीगल रिसर्च करना। तो बेसिक हमसे लीगल रिसर्च के क्वेश्चंस यहाँ पे पुट होने वाले हैं। दूसरा, अगर आप LLB फ्रेश है तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आपने लॉ क्लर्क ही क्यों चुना है। अगर आपने थोड़ा सा गैप ले लिया है, ठीक है,
तो उसके बाद में आपसे ये पूछा जा सकता है भाई आपको इतना टाइम हो गया, आप लिटिगेशन में क्यों नहीं गए हो, आपने अपना समय कहाँ पे दिया है, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जुडिशरी क्यों छोड़ी है। इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। साथ ही आपसे लेटेस्ट जो जजमेंट्स होते हैं, रिसर्च के बारे में सारा कुछ यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपकी CV जो है वह आपसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप मुझे बोलेंगे कभी तो मैं आपको इसके अलग से इंटरव्यू के बारे में बता भी दूंगी। फिलहाल वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए इतना ही बताऊंगी। कंपटीशन डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन होता है। 400-500 एप्लीकेशंस हर साल यहाँ पे कम से कम आती ही है। तो कंपटीशन रहता है। तैयारी का इसमें है तो आपको तैयारी कैसे करनी है, तो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है तो जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ईजी रह जाएगा, क्योंकि जो लॉ क्लर्क के जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं ना, उसमें जो मेजर लॉज होते हैं वह रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस रहता है, रिसर्च की चीज़ें रहती है, तो आपको ये सब रहेगा। साथ ही अगर आपने जब अपना 3 ईयर और 5 ईयर पढ़ के आते हैं तो आपने रिटर्न भी खूब लिखा हुआ रहता है, तो आपके रिटर्न के लिए भी काफ़ी इजी रहता है। तो आपको डेमो, रिसर्च डेमो बनाना, जजमेंट राइटिंग करना, चार्ज फ्रेम करना, ये सारा कुछ आपको जो है PPT ये सब आपको ऑलरेडी आता ही है, तो आपके लिए बहुत इजी रह जाएगा। तो बेसिकली थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आपका वर्क चाहिए होगा। और जैसा कि मैंने कहा, मेरा ओपिनियन है कि भाई आप 6 महीने इंटर्नशिप करने के बाद अगर आप ये देते हैं तो आपकी थ्योरी तो बेस्ट है ही, साथ में आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है कि आप 6 महीने की इंटर्नशिप एटलीस्ट करिए, ठीक है। और इसका रूटीन कैसे रहता है तो इस पर भी थोड़ा सा बता ही देती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर वर्क आता है, तो देखिए वर्कलोड तो खूब होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली वो इस हिसाब से अपने क्लर्क भी रखते हैं। तो आपको यहाँ पे रहता है कि अगर आपने कोर्ट रूम देखे हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, तो वहाँ पर जजेस के नीचे की तरफ यहाँ पर जो नीचे वाली सीट रहती है वहाँ पे स्टेनोस भी रहते हैं, कोर्ट मास्टर भी रहते हैं। वहीं पर यहाँ पे लॉ क्लर्क की एक सीट डली हुई रहती है। अब वहाँ पर उनका वो रहता है कि दिन भर के जो भी केसेस आते हैं उनके नोट्स बनाना होता है, और उनका जो लास्ट में रहता है ना, उनको ब्रीफ देना होता है। अब यहाँ पर उनका खुद का एक टीम रहती है, वो सारा कुछ वर्क करती है। टाइम टू टाइम यहाँ पे कभी जो है लॉ क्लर्क एक दूसरे को अपना जो वर्क है वे डेलीकेट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको जो है अपना काम संभालना होता है, ठीक है। और केस पे आपको नज़र रखनी पड़ती है। कोर्ट का पूरा टाइम आपको निकालना रहता है, उसके बाद भी आपको टाइम निकालना रहता है। जब जब यहाँ पे कोर्ट की क्वेरीज रहती है, कोर्ट की कॉल रहती है, तब तब आपको वहाँ पे हाजिर रहना पड़ता है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि भाई अगर कभी ऐसा हैटेक डे रहता है कि भाई नेक्स्ट डे की हिसाब से, देखिए एक अगर आपने इंटर्नशिप करी तो आपको पता होगा कि अगर आप सीनियर के ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो सीनियर के ऑफिस ज्वाइन करने का यही रहता है कि दिन भर का तो आपको बताना ही है, नेक्स्ट डे सीनियर के पास कितने वकील कितने केस लगे हैं उसकी पूरी डिटेल आपको बनानी है, और कितना जो है फ्रेश लगे हैं, कितने पुराने लगे हैं, किसमें नोटिस करवाना है, किसमें क्या करवाना है, ये सारा आपको अलग अलग करना रहता है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई किसमें तो आप एज अ जूनियर जाकर भी आप अपनी उपस्थिति दे सकते हैं, और कौन से आर्ग्यूमेंट लेवल है वहाँ पे आपको सीनियर वकील को रखना है ताकि उसकी अलग से तैयारी कर सके। तो इस तरह से अगर आपने इंटर्नशिप करी तो आपको आइडिया होगा। सेम थोड़ा सा वैसा ही लेकिन अलग वे में हम इसको बताएंगे कि वैसा ही काम रहता है कि भाई आपको कोर्स लिस्ट का पूरा देखना पड़ता है। करीब मान के चलिए कि 100 केस रहते हैं, तो उसमें सारे के सारे फ्रेश केस नहीं रहेंगे और सारे के सारे पुराने नहीं रहेंगे, तो आपको डिवाइड करना रहता है कितने फ्रेश केस हैं कितने पुराने हैं। पुराने इन द सेंस कि अगर वो 1 या 2 बार कोर्ट के सामने आ चुके हैं तो कोर्ट को पता रहता है कि ये केस आया हुआ है, तो वही उन्हीं के बारे में लॉ क्लर्क को बताना होता है कि भाई ये जो केस है इस बारे में है, ये केस है उसके बारे में। क्योंकि नोट्स अगर आपने बनाए होंगे तो एक पूरी बड़ी फाइल के 2 या 3 पेज में नोट्स बन जाते हैं, बहुत बड़ी फाइल के भी, और अगर छोटी फाइल है तो वहाँ पे 1 पेज में नोट बन जाएगा। तो नोट से आपका जो रिमाइंडर आपको मिल जाता है कि अच्छा ये केस उसके बारे में है, और फ्रेश केस जो है वो सुन लिए जाएंगे। तो ये काम आपका वहाँ पे रहने वाला है। और बाकी रिसर्च आपको आना चाहिए, असिस्ट आप कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है। देखिए आपकी ड्यूटीज़ रहती है, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का और हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो लॉ क्लर्क के बारे में मैंने आप सभी के साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो शेयर करी है कि लॉ क्लर्क अगर आपको बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या क्या आपका माइंड यहाँ पे रहना चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। न यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाई करना ही मात्र जो है ना आवश्यकता नहीं कि भी आपने सिर्फ पढ़ाई कर ली आपको ट्रेनिंग का टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको आपके स्किल पे वर्क करना पड़ेगा। खाली थ्योरी बेस अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एज एन लॉ क्लर्क अपना फ्यूचर नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी वर्क करना होगा।
इंटर्नशिप आपको करनी होगी। रिसर्च के लिए आप जो है लो स्टूडेंट्स के जो आपको पता रहता है कि 3 या 4 कुछ स्पेशल ऐप रहते हैं, वहाँ पे हम रिसर्च करना सीख सकते हैं। लेटेस्ट जजमेंट्स आते हैं, उनकी फॉर्मेट हम देख सकते हैं, और जो भी रिलेटेड कुछ भी अगर केस ब्रीफ हमारे सामने आता है तो कहाँ पर हमें जजमेंट लगाना है, कहाँ पे हमें नया केस के बारे में डिटेल लगानी है, ये सारा कुछ रह सकता है। और ड्राफ्टिंग हमें आनी चाहिए, कोई भी हमें स्टोरी बता देंगे तो वहाँ पे हमें ड्राफ्टिंग करना उसको आना चाहिए। तो उसके लिए हम नए नए टूल्स के साथ में जो है हमारी फाइलिंग करना सीख सकते हैं हम। ये सारी चीज़ें रहती ही है। बाकी पूरा जो जॉब का टाइम रहता है वह 9 to 5 वाला नहीं रहता है। आपको यहाँ पे, क्योंकि आप जुडिशरी के अंतर्गत आए हो, आप कैंडिडेट हो, तो आपको पता है कि यहाँ पे जुडिशरी का कोई फिक्स टाइम होता नहीं है। और अगर आप लो क्लर्क बन गए हो तो भी यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। और लेकिन आपको हॉलीडे छुट्टियाँ मिल जाती है, समर वेकेशंस होते हैं, विंटर वेकेशंस होते हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे वेकेशंस रहते हैं जहाँ पे आपको छुट्टियाँ मिलेगी डेफिनेटली। लेकिन अगर जिस दिन आप वर्क डे रहेगा उस दिन पूरा हेडेक वही भी आपका रहेगा ही रहेगा। होपफुली लो क्लर्क के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, आपको अच्छा लगा होगा। और कोई टॉपिक है, कोई भी जॉब है, किसी के बारे में भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जस्ट कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली आपके लिए। होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को विजिट जरूर कर लेना। टिल देन, थैंक यू सो मच।